हजारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति और रहन सहन को बयां करता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। यह संग्रहालय अपनी प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से हजारों वर्षों से पोषित देशज ज्ञान, मूल्यों और भारत की पारंपरिक जीवन शैली की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह संग्रहालय भोपाल की श्यामला पहाड़ियों पर बनाया गया है। श्यामला पहाड़ी के एक भाग में पहले से ही प्रागैतिहासिक काल की प्रस्तर पर बनी कुछ कलाकृतियां थी, इसलिए इसे यहीं स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को 2 भागों में बांटा गया है। एक विधि संकुल के नाम से जाना जाता है, तो दूसरे खुले आसमान के नीचे है, जिसे मुक्ताकाश प्रदर्शनी भी कहते हैं। विधि संकुल के बारे में जानने के लिए आप हमारा विधि संकुल से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और चलिए अब हम आपको लिए चलते हैं खुले आसमान के नीचे मुक्ताकाश प्रदर्शनी की सैर कराने और जानेंगे कुछ रोचक बातें। यह है भगवान अय्यनार, जो कि एक संरक्षक देव है और इन्हें तमिलनाडु और केरल में ग्राम देवता के तौर पर पूजा जाता है। माना जाता है कि देव अय्यनार प्राकृतिक आपदाओं, जंगली जानवरों, दुश्मनों और महामारियों जैसे खतरों से ग्रामवासियों की रक्षा करते हैं और लोग उन्हें प्रसन्न करने के लिए मिट्टी के घोड़े अर्पित करते हैं। यदि आप कभी दक्षिण भारत की यात्रा पर जाएं, तो देखेंगे कि हर गांवों में भगवान अय्यनार की मूर्तियां गांव के बाहर खुले आकाश के नीचे नजर आएगी और आसपास घोड़े और हाथियों की मूर्तियां भी नजर आएगी। आगे बढ़ने पर हम पहुंचते हैं कुम्हार पारा, और नाम से ही समझ आ रहा है कि यहाँ हमें देखने को मिलेंगे भारत के कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जाने वाले मृदभांड और चाक निर्मित बर्तनों को। भारतीय उपमहाद्वीप में मृदभांड निर्माण के साक्ष्य लगभग 8000 ईसा पूर्व मेहरगढ़ में देखे गए। इसके बाद मध्य पाषाण युग और हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी मृदभांड और बड़े अन्नागार देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यह कला कितनी पुरानी है। मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपराएं भारत में आज भी जारी है। विभिन्न क्षेत्रों के कुम्हार उनके पूर्वजों द्वारा प्रदान किए गए पैतृक कौशल का प्रयोग इस दिशा में कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर असम, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की कुम्हारी परंपराओं को मानव विज्ञानीय रूप से प्रकाशित करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी और मंडला जिले के गोंड कलाकारों द्वारा मिट्टी, घास और बांस से तैयार किया गया गोठारी पठेरा एक अनूठी संरचना है, जो कि अन्न भंडारण के काम आती है। इसके अलावा कुम्हारपारा में आप मणिपुर के मैती समुदाय द्वारा उत्सव के प्रतीक के रूप में बनाया गया कुमेई शक्तक फरोन यानी उत्सवी कुंभ स्तंभ देख सकते हैं, जो बेहद आकर्षक लगता है। यहाँ आपको गुजरात राज्य के उत्तरी कच्छ क्षेत्र की खावड़ा कुम्हारी, जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए जानी जाती है, उसकी झलक भी आप यहाँ देख सकते हैं। खावड़ा के पात्र गेरू रंग से रंगे जाते हैं और उस पर सफेद और काले रंग की बिंदियां और लाइनें भी प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के पंचमुड़ा क्षेत्र की कुम्हारी और टेराकोटा परंपराओं की कलाकृतियां भी यहाँ देखने को मिलती हैं। इसमें टेराकोटा रचना की बंकुरा शैली में बंकुरा अश्व सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में मुक्ताकाश प्रदर्शनी का अगला आकर्षण है यहाँ का पारंपरिक तकनीक उद्यान, जो हमारी पारंपरिक तकनीकी कौशल से हमें अवगत कराता है। यहाँ आपको पारंपरिक नमक निर्माण की तकनीक, तेल निकालने में उपयोग लाए जाने वाला उपकरण, आकृतियाँ व मूर्तियाँ बनाने की पारंपरिक तकनीक, धान प्राप्त करने का यंत्र, सिंचाई उपकरण और भी ना जाने ऐसी कई पारंपरिक तकनीक और यंत्र को देखने को मिलेगा, जिसे शायद आप पहली बार ही देख रहे होंगे। आज आधुनिक तकनीकी के उत्पादों की आसान उपलब्धता ने पारंपरिक तकनीक को भले ही कम महत्वपूर्ण कर दिया हो, फिर भी हम उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पर्यावरण के अनुरूप इन तकनीकों का आविष्कार किया। यहाँ पर आप मणिपुर राज्य के मैती समुदाय द्वारा पानी को वाष्पीकृत कर नमक बनाने की पारंपरिक तकनीक को जान सकते हैं, जिसे मैती थुमसुंग शांग कहा जाता है। तेल निकालने में प्रयुक्त उपकरण गनुगु को आप यहाँ देख सकते हैं। यह आंध्र प्रदेश के उत्तर तटीय जिलों में तेलुकुला लोगों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रहट और अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक केन और बांस द्वारा बनाया गया पुल बेहद आकर्षक लगता है। इस मुक्ताकाश प्रदर्शनी का सबसे बड़ा भाग है जनजातीय आवास,
जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि कैसे पारंपरिक लोग अपने पर्यावरण और ज़रूरतों के अनुरूप अपने घरों का निर्माण करते थे। यहाँ आपको शुरुआत में वारली जनजाति, जो मुख्यतः महाराष्ट्र क्षेत्र की है, उनके घर देखने को मिलेंगे। इसके बाद तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में रहने वाले टोडा लोगों की बस्तियों के घर दिखेंगे। इस प्रदर्शनी में जो सबसे अलग चीज नजर आती है वो है बस्तर का दशहरा रथ। बस्तर का दशहरा रावण वध से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि यह देवी दंतेश्वरी से जुड़ा हुआ है। यह पर्व लगातार 75 दिनों तक चलता है, जिसमें 12 से अधिक अनूठी रस्मों का निर्वाह किया जाता है। इस दशहरे रथ को लकड़ियों से बनाया गया है और यह लगभग 40 फीट ऊंचा है। इस रथ पर मां दंतेश्वरी के छत्र को बैठाकर शहर के सिरहासर चौक से गोल बाजार होते हुए वापस मंदिर तक परिक्रमा लगाई जाती है। दशहरा रथ से आगे बढ़ने पर हमें देखने को मिला गुजरात के सूरत और भड़ोच जिले की चौधरी जाति के आवास। इन आवासों की घरों की दीवारें लगभग 8 फीट ऊंची होती हैं, जो टहनियों पर मिट्टी छापकर बनाई जाती है। प्रवेश के दोनों ओर सामने खुला बरामदा होता है। यह है पश्चिम बंगाल के बांकुरा क्षेत्र के भूमिज जनजाति के लोगों का आवास। भूमिज जनजाति मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, झारखंड और बिहार में पाई जाती है। शुरू से कृषि को मुख्य पेशे के रूप में अपनाने के कारण शायद इस जनजाति का यह नाम पड़ा होगा। इनके घर मुख्यतः मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के बने होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ और भी भारतीय जनजातियों के आवास और जीवन शैली को जानने का मौका मिलता है, जिनमें आप यहाँ झारखंड की संथाल जनजाति, रायपुर छत्तीसगढ़ की कमार जनजाति, झाबुआ मध्य प्रदेश की भील जनजाति, उत्तरांचल की थारू जनजाति और पूर्वोत्तर की कई जनजातियों के आवास व घरेलू वस्तुओं को आप यहाँ देख सकते हैं। मिट्टी, घास फूस और लकड़ी के इस्तेमाल से बने यह घर बेहद सुंदर लगते हैं और इनकी दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियाँ हमें उस समय के रहन सहन और परंपराओं से अवगत कराती हैं। और अब लिए चलते हैं इस मुक्ताकाश प्रदर्शनी के एक और आकर्षण की ओर, जो कि नागालैंड राज्य के चाखेसांग नागा जनजाति का आवास है। इस जनजाति का नाम 3 नागा उपजातियों के समूह को मिलाकर बनाया गया है, जो कि चाकरू, खेजा और सांगताम उपजातियां हैं। चाखेसांग नागा के धनी व्यक्तियों के घरों को कुनेमेची कहा जाता है। इस घर की पहचान घर के ऊपर सीका नामक सिंह जैसी आकृति की उपस्थिति से किया जा सकता है और माना जाता है कि जिस व्यक्ति ने ग्रामीणों को कई दावतें दी है, वही अपने घर को सीका से सजाने का हकदार होता है। इस घर की दीवारों पर आपको कई मानव सिर की आकृतियां और हॉर्नबिल की खोपड़ियां नजर आएगी, जो कि वीरता का प्रतीक माना जाता है। चाखेसांग नागाओं की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और इन्हें पूर्वी अंगमी के रूप में भी जाना जाता है। चाखेसांग एक विविध जनजाति है जो विभिन्न बोलियां बोलती है और आमतौर पर बातचीत में अंगामी की तेनीड़ी, चोकरी और खेजा को प्रमुख बोलियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई चाखेसांग पोमई और माओ बोली से भी परिचित हैं। वहीं चाखेसांग के पारंपरिक और सांस्कृतिक महत्व में शिकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा आप इस मुक्ताकाश प्रदर्शनी में पूर्वोत्तर भारत की और भी जनजाति, जैसे मणिपुर की तंगखुल नाग जनजाति, दक्षिणी त्रिपुरा की रियांग जनजाति, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग क्षेत्र की गालो जनजाति, मणिपुर की काबुई नागा, असम की झेमी नागा, करबी, मिशिंग जनजाति के आवासों को देख सकते हैं। यहाँ से नीचे उतरने पर हमें हिमालय ग्राम की झलक देखने को मिलती है। हिमाचल की अपनी एक परंपरागत वास्तुकला रही है, जिसे यहाँ के मंदिरों, घरों, महलों और बौद्ध मठों में देखा जा सकता है। हिमालय ग्राम में हमें हिमाचल प्रदेश की विभिन्न जनजातियों के आवासों जैसे खोली, कोठी, चौखट, भोटिया, कोठार, चांसा आदि देखने को मिलते हैं। इस मुक्ताकाश प्रदर्शनी में कोठी नामक आवास को ग्राम देलट शिमला से संग्रहित किया गया था। यह देलट के तत्कालीन राजा के महल का एक हिस्सा है।
यह 2 मंजिला मकान अपने आप में बड़ा ही रोचक, अनोखा और लकड़ी और पत्थरों से बना हुआ घर है। वहीं उत्तराखंड के जिला चमोली के सीमांत क्षेत्र में बसे हुए भोटिया जनजाति के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले मकान अधिकांशतः 1 या 2 मंजिला होते हैं, जो पत्थर और लकड़ियों से बने होते हैं। अब बात करते हैं कोठार की। उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जिला उत्तरकाशी के रवाई घाटी समुदाय बहुत ही मेहनती व सरल स्वभाव के होते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। खेती से प्राप्त अनाज को यह लोग कोठार के अंदर रखते हैं। कोठार लकड़ी की बनी एक छोटी घरनुमा संरचना है। इसी तरह चौखट का प्रचलन उत्तराखंड में यमुना घाटी और उसकी सहायक नदी टोंस के सीमांत क्षेत्र में प्राचीन काल से देखने को मिलता है। दोस्तों, संसार भर में ऐसी कोई जाति या जनजाति नहीं है जिसके अपने मिथक ना हो। हर समुदाय में जीवन से जुड़े ऐसे प्रश्न जिनका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, जैसे हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्यों आए, हमारे जीवन के होने का क्या अर्थ है, आदि का जवाब अलग अलग तरह से मिथकों की रचना करके दिया है। मिथक का जन्म मनुष्य की बुद्धि और भाषा जितना ही प्राचीन है। प्राचीन होने के साथ साथ मिथक प्रत्येक संस्कृति में आए उतार चढ़ाव के अनुसार बदलते भी रहे हैं। और यह मुक्ताकाश प्रदर्शनी, जिसे मिथकीय विथि कहा गया है, देश की एकमात्र ऐसी प्रदर्शनी है जो आदिवासी तथा लोक मिथकों पर केंद्रित है। यह है छतरी। राजस्थान के जैसलमेर में छतरी निर्वहन की कला को दृढ़ता से किया जाता रहा है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार छतरी निर्माण की प्रक्रिया 6वीं शताब्दी के आसपास से होता आ रहा है। इस छतरी निर्माण का उद्देश्य मृतकों की यादों को संजोना और उनकी स्मृतियों को अमृत प्रदान करना है। मरुग्राम में ही हमें नीम की ढाणी के बारे में जानने और समझने का मौका मिलता है। नीम की ढाणी गांव राजस्थान राज्य में स्थित जैसलमेर के गांवों की तर्ज पर बनाया गया है। यहाँ के आवासों को इस रूप, रंग और आकार में बनाया गया है जो कि मरुस्थलीय जलवायु के अनुरूप है। यहाँ के घास की छत और मिट्टी से बने यह आवास बेहद खूबसूरत और मनमोहक लगते हैं। मरुग्राम यानी कि डेजर्ट विलेज से कुछ ही दूरी पर बनाया गया है कोस्टल विलेज यानी तटीय ग्राम। इस तटीय ग्राम में लकड़ी से निर्मित आरापुरा घर देखने को मिलेगा, जो कि केरल राज्य से संबंधित है। इसके अलावा स्नेक बोट इस तटीय ग्राम का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यह स्नेक बोट लगभग 110 फीट लंबी है और इन लंबी नावों का उपयोग तटीय क्षेत्रों में नाव उत्सव के दौरान नौका दौड़ वगैरह में किया जाता है। इन नाव उत्सवों को वल्लम कल्ली कहा जाता है। यह संग्रहालय भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा मानव संग्रहालय है। इस संग्रहालय से आप मानव जीवन के विकास से लेकर विभिन्न जनजातियों और संस्कृतियों के पारंपरिक तौर तरीकों को जान सकते हैं। यह संग्रहालय भारत की अस्पर्शनीय सांस्कृतिक धरोहर, कलाकृतियों और जनजातियों को रेखांकित करता अपने आप में एक अनूठा संग्रहालय है। तो हमारी गुजारिश है कि अपने इतिहास को समझने के लिए एक बार आप जरूर यहाँ घूम के आइए और भारत के बारे में और खासकर यहाँ के जनजातियों के बारे में आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने और समझने को मिलेगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको उन जगहों और शहरों के बारे में बताएं जो हमारे इतिहास, संस्कृति और प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जिससे हम अपने आप को और बेहतर तरीके से जान पाए। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।